हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम फेज के बारे में। ओके, वंस मिनट, लेट मी चेक। ओके ओके, तो एम फेज के बारे में देखने वाले। अब तक हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन का सारा इंट्रो देख लिया। हमने आपको माइटोसिस, G1 S G2 बता दिया। ये सब दो पार्ट में। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने भी पार्ट बनेंगे सेल साइकिल के, पहले तो मैं पार्ट में बना रहा हूँ वीडियोज, तो पार्ट वाले तो अपलोड करूँगा ही, फिर एक ही साथ मर्ज करके जितना भी 2 घंटा 2.5 घंटा का होगा मैं उसको एक साथ भी अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था, आप लोग एक बार रिकॉल कर लो। एम फेज, इंटरफेज, सेल साइकिल, ये इंट्रो वाला पार्ट ये देख लिया था। ओके, ये भी देख लिया था। ये भी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये नहीं एक्सप्लेन किया था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो अब यही हम लोग देखने वाले हैं। ये देख लिया था कि 24 घंटे में एक सेल डिवाइड करता है और 90 मिनट में ईस्ट का सेल 90 मिनट में, ह्यूमन का टिपिकल यूकेरियोटिक सेल 24 आवर। इंटरफेज 95% टाइम लेता है। एम फेज लेस देन 5% टाइम लेता है। एस फेज में डीएनए का अमाउंट सी से 2C हो जाता है। पर क्रोमोजोम का नंबर 23 पेयर ही रहेगा। लाइक हमारे में 23 पेयर है, कोई और ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें भी सेम ही रहेगा, 2N से 2N रहेगा। ओके, ये हमने बता दिया कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और बड़े बड़े ऑर्गेनल भी डुप्लीकेट होते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। G2 फेज में गोल्गी बॉडी भी डुप्लीकेट होती है। G1 फेज में सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो करता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, तो तीनों फेज में रहता है। सीक्वेंस क्या है? G1 S G2 M फेज, अगेन G1 S G2 M, G1 S G2 M। ये आपका होमवर्क था, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा कि एनिमल्स की क्या क्या एनिमल्स के जैसा कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। नहीं किया है तो ज़रूर करना। फिर मैंने बताया कि क्वीसेंट स्टेज होता है, जीनोट स्टेज, जिसमें सेल की अगर ज़रूरत नहीं है, लाइक इफ़ इट डज नॉट नीड टू डिवाइड, देन इट विल गो some inactive stage in terms of cell division, but it will be metabolically active, it will not divide, that's why we term as inactive stage. Okay, no longer proliferate unless so called on to do so. If there is not no need to divide, then that cell will go into G0 phase. Okay, और फिर हमने बताया था कि मेल हनी बी में 20N एक ही पेयर का क्रोमोजोम रहता है, और मेल हनी बी में भी माइटोसिस दिखता है। कहाँ गया? द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन। प्लांट्स के हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों में माइटोसिस दिखता है, और एनिमल्स में माइटोटिक दिखता है ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल, जबकि हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस से ही डिवाइड करेंगे भाई। अब हम आ गए एम फेज में। पहला है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, डायरेक्ट लाइन बोलता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, ऑप्शन दे देगा एम फेज, प्रो फेज, जी फेज, एस फेज। तो लोग एस फेज और एम फेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होगा एम फेज। इसमें इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं, बताएंगे क्यों। Involving a major reorganization of virtually all component of cell. Okay, since the number of chromosome in the parent and progeny cell is the same, जितने क्रोमोजोम नंबर पेरेंट में होंगे उतने ही प्रोजनी में होंगे, तो उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, प्रोग्रेसिव यानी चलते रहता है। एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन, आप क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कब वो प्रोफेज से मेटाफेज में गया, आप क्लियर लाइन नहीं बता सकते कि हाँ ये लाइन है, इस बिंदु के बाद इधर आ जाएगा तो मेटाफेज ना। कुछ प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा
और ऐसा भी हो सकता है ख़त्म होने से पहले कोई दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाए। होता है ना, एक चैप्टर ख़त्म होता है, हम दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, तो क्या आप एक लाइन थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे कि हाँ मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। वो चैप्टर भी चल रहा है, उसका आखिरी लेक्चर है, लाइक सपोज 10th लेक्चर लास्ट है, तो 9th लेक्चर आते ही आपने अगला चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर दिया। जो 10th लेक्चर है वो उसी चैप्टर के साथ, न्यू वाले चैप्टर के साथ चलते 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 ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा जब ख़त्म हो जाएगा तो क्लियर कट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके, तो यही बोल रहा है, क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, तो एमफेज के बारे में देख लेते हैं। एमफेज क्या है? सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये लाइन दे देगा और आप गलत करके आ जाओगे। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। हमारे सर बता रहे थे इसमें कि जैसे पढ़ा रहे थे लाइक कि एम फेज में होता कुछ नहीं है लेकिन ड्रामा खूब होता है, ऐसे आप याद करो कि ड्रामा सबसे ज़्यादा एम फेज में होता है। और एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन यानी एम मतलब माइटोसिस, माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हो, वही एम फेज को बोल रहा है। और इसको डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेज। 4 फेजेज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों फेज के बारे में हम देखेंगे। और जैसे ही देखेंगे, और ये 4 सब फेज क्या है? ये कैरियोकाइनेसिस है। मैंने बताया था ना, जब सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस का कैरियो, तो लाइक ये सेल है तो सबसे पहले सेल के न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस अलग होने वाला रहेगा तब सेल डिवाइड करेगा। तो क्या पहले हम देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के 4 सब स्टेप्स, फिर हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा प्रोफेज, ये रहा मेटाफेज, ये रहा एनाफेज, एनाफेज, ये रहा टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस खत्म यहाँ पे। अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, उसी अरेंजमेंट में हम लोग देखेंगे। तो प्रोफेज से शुरू करते हैं, पहला स्टेप। अब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस डन है। फॉलोज द S&G2 फेज ऑफ इंटरफेज। S&G2 फेज के बाद फॉलोज द एस एंड, जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, ये लाइन ये बोलना चाह रहा है। ओके सॉरी, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग में होने की नहीं, कि S होगा, G2 होगा, फिर प्रोफेज आएगा। यहाँ पे देखो, कहाँ गया वो डायग्राम, ये देखो, जूम क्यों नहीं हो रहा? ये देखो, S फेज आया, फिर G2 फेज आया, यहाँ पे पूरा ब्लर, देखो गैप 2 फेज आया, इधर एस फेज आया, फिर G2 फेज आया, फिर ये देखो प्रो फेज आ गया, प्रो फेज आ गया, इधर S आया, इधर G2 आया, इधर प्रो फेज आया, S और G2 के बाद तुरंत लाइन, मतलब ये इंटरफेज के बाद एम फेज आया, तो एम फेज का पहला प्रो फेज आया। तो वही इंग्लिश में बोल रहा है, फॉलोज द S&G2 फेज, follows the S&G2 phase of interphase. In the S&G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया डीएनए बनता था ना S और G2 में, S का नाम सिंथेटिक फेज था, उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता था, अमाउंट डबल होता था। तो डबल होता था ना, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं था, लाइक वो गुच्छा में था। गुच्छा में इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोजोम है, इसका अमाउंट डबल हुआ तो ये गुच्छा में है। लाइक गुच्छा में, मैंने आपको गलत ऐसे,
ऐसे डबल हुआ, ऐसे ऐसे, ये गुच्छा में है। आप इसको देख के क्रोमोजोम नहीं पता कर पाओगे। नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब नॉट सेपरेट, नॉट डिफरेंट, बट इंटरवाइंड, इंटरवाइंड यानी लिपटा हुआ। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। ये जो है जैसे कंडेंसेशन, पहले ये जो क्रोमेटिन धागा है ये इसमें पूरा प्रॉपरली ऐसे क्रोमोजोम आपको दिखेगा। पूरा प्रॉपरली, लाइक सपोज कर लो ये धागा है, धागा है, धागा है, धागा को बोलोगे क्रोमेटिन। इम्पोर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी। क्रोमेटिन जब आप उसको और वो करोगे, क्या बोलते हैं, जब उसको आप यूज करोगे, लाइक क्रोमेटिन है आपके डीएनए जो क्रोमेटिन है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। लाइक वो जब डिवाइड करेगा तो ऐसे फॉर्म में थोड़ी डिवाइड करेगा, ये बनेगा पहले क्रोमोजोम, ये बन गया क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम बन गया। अब जब ये डिवाइड करेगा तो ऐसे डिवाइड करेगा, ये हो गया डिवीजन। डिवीजन हो गया तो दो दो स्ट्रैंड अलग हो गए। तो पहले क्रोमेटिन है तो इसकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन यानी वो क्रोमोजोम बनने की तरफ जा रहा है। द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड, अनटैंगल्ड, ये टैंगल्ड फॉर्म है। टैंगल्ड मतलब गुच्छा, ये गुच्छा वाला फॉर्म है। फिर ये गुच्छा खुलेगा, अनटैंगल्ड होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन टैंगल्ड फॉर्म में, गुच्छे वाले फॉर्म में। जब गुच्छा खुलेगा तो अनटैंगल्ड फॉर्म में आएगा जिसको क्रोमोजोम बोलेंगे, अनटैंगल्ड फॉर्म जिसको क्रोमोजोम बोलेंगे। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग। देखो बोल क्या रहा है कि सपोज करो कि जो एस फेज में मैंने बताया था ना, सेंट्रियोल कहाँ गया, सेंट्रो नहीं, सेंट्रोल नहीं, सेंट्रोजोम, द सेंट्रोजोम, ये देखो, द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये बोलना चाह रहा है पहले तो आप टर्मिनोलॉजी समझो। ये हो गया क्रोमोजोम, ये जो गोला वाला पार्ट है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सेंट्रियोल। लाइक अब कंफ्यूज ना हो, सेंट्रोजोम पढ़ लोगे सेंट्रियोल समझ लो, सेंट्रियोल कैसे अपोजिट जाएगा, वो तो न्यूक्लियस में है। ये हो गया सेंट्रोजोम, ये हो गया सेंट्रियोल। अरे यार मैं क्या कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रोमियर है, सॉरी सॉरी, सेंट्रोमियर। देखो सेंट्रोमियर क्रोमोजोम में रहेगा और ये होगा सेंट्रियोल, और इस पूरे को बोलोगे सेंट्रोजोम। क्लियर है। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं तो सेंट्रोजोम बनता है। आपने सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ज़रूर। और ये दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को परपेंडिकुलरली दिखाया। एक को बोलोगे सेंट्रियोल और दोनों को जब वो पेयर में रहेंगे तो सेंट्रोजोम। अब देखो ये सेंट्रोजोम ये एस फेज में डिवाइड करता है, शायद मैंने छोड़ दिया था, लेट मी चेक मैंने लिखवाया कि नहीं। एस फेज में जहाँ बता रहा था मैंने लिखवाया आपको, मैंने लिखवाया सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लिखवाया सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट करेगा, अब इसका यूज होगा। डुप्लीकेट करेगा अब होगा क्या, सपोज करो ये सेल है, सेल में यहाँ पे बीच में ये क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है इसी फेज में, लाइक इसी में ये थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे जो ये सेंट्रोजोम है, ये दो हो चुके हैं और ये दो अपोजिट पोल पे चले जा चुके हैं। ये दोनों चले गए अपोजिट पोल, अपोजिट पोल यानी एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है ना, अपोजिट यानी ये घर का एक कॉर्नर है तो एक उस कॉर्नर में तो एक इस कॉर्नर में। तो सेल में तो कोई कॉर्नर होगा नहीं, सेल तो स्फेरिकल है, तो एक अपोजिट लाइक डायमेट्रिकली अपोजिट। तो फिर अब होगा क्या, लाइक मैंने पहले ही दिखा दिया,
मेरे को यहाँ नहीं बताना था। ये सपोज कर लो सेंट्रियोल, ये हो गया सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुका है एस फेज में। अब होगा क्या कि पहले तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा टूटेगा और ये न्यूक्लियर, मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, और इसमें बनेंगे क्रोमोजोम, ये बन गए क्रोमोजोम। और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे चला गया, एक सेंट्रियोल यहाँ पे, एक सेंट्रियोल यहाँ पे। ये चीज़ें होती है प्रोफेज में। ये वाली लाइन आई होगा आपको समझ में आ गई। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। एस फेज में जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था सेंट्रोजोम, वो अब अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे और वो ये प्रोफेज में हो रहा है। बोलेगा, पूछेगा ये कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे कौन से फेज में जाते हैं, तो प्रोफेज में। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन thus मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट। अब प्रोफेज कब ख़त्म होगा ये अब हम लोग देखेंगे। ये 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है क्रोमोजोमल मटेरियल, अबे यार, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। अभी मैंने बताया कि जो क्रोमेटिन रहेगा, जो अनटेंगल्ड फॉर्म में रहेगा, गुच्छे के फॉर्म में रहेगा, वो क्रोमोजोम बनेगा। क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड मैं बताऊंगा, अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अभी मैंने आपको सेंट्रोमियर बताया, मैं फिर से बताऊंगा। सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम में मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया। तो एक सेंट्रोमियर पे दो क्रोमेटिड रहेंगे। मैंने आपको क्रोमेटिन बताया, यहाँ पे है क्रोमेटिन बताया, अनटेंगल्ड फॉर्म, क्रोमोजोम बताया। अब मैं आपको क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड यही होता है। देखो ये जो दो स्ट्रैंड है ना, लाइक ये वाले स्ट्रैंड, ये वाले ऐसे और ऐसे, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, इसी को बोलोगे टू क्रोमेटिड्स। लाइक ये क्रोमोजोम हो गया, तो ये जो इनकी पूछ है, ये पूरी, ये पूरा है, एक पूरा लेफ्ट तरफ का, एक पूरा राइट तरफ का। उस एक पूरा लेफ्ट तरफ है उसको एक क्रोमेटिड, और जो पूरा एक राइट तरफ है उसको दूसरा क्रोमेटिड। तो आप बोलोगे कि ये क्रोमेटिड है। और कैसी क्रोमेटिड है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड यानी बहनें, बहनें यानी, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो सेंट्रो इनका एक है, तो ये वाली पूंछ और ये वाली पूंछ दो क्रोमेटिड है और दोनों सिस्टर है। कोई चार नहीं बोलेगा कि एक ऊपर दो एक नीचे, नहीं नहीं, ये पूरा एक लेफ्ट का और एक पूरा राइट का, एक क्रोमेटिड। डन है। अभी मैं और बताऊंगा, एक बार बताने से आप लोग नहीं समझोगे, मेरे को मालूम है। सेंट्रोजोम which undergone duplication during interphase begin to move toward opposite pole. Okay, each centrosome radiate out microtubules called esters. अभी मैं बताऊंगा। The two ester together with a spindle fiber form mitotic apparatus. Cells at the, जूम हो जा भाई, कहाँ गया? Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. अब मैं आपको बताऊंगा ये कहना क्या चाह रहा है। पहला पॉइंट देख लो, पहला पॉइंट क्या है? क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। आई थिंक इधर से लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे फेस पे। मैं अभी छत पे हूँ अकेले में, ताकि शोर ना हो नीचे। कोई ना, सब सही तो हो रहा होगा। क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे बताया था, ये सपोज कर लो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन, अभी क्रोमैटिन इस तरह इसका कोई यूज नहीं, आप इसको यूज में ले ही नहीं सकते। अब इसको यूज में लेना है, डिवीजन में जाना है,
तो ये एक प्रॉपर शेप में आएगा। ये बन गया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में 2 सिस्टर्स क्रोमेटिड होती हैं। 2 सिस्टर्स क्रोमेटिड, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, कोई में 4 भी हो सकती हैं, ये और एक ये। ओके, ये पॉइंट डन है, पहला पॉइंट डन। और अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ये मैंने बता ही दिया कि ये जो पॉइंट है इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। डन, जो बीच वाला पॉइंट है। सेंट्रोजोम विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, ये मैंने बता दिया। अब कि छोटा ही कर लेते हैं। छोटा इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं उनको ज़्यादा छोटा ना लगे। मैंने ये बता दिया कि ये सपोज कर लो ये यहाँ पे ये फॉर्म हो गए क्रोमोजोम। और ये जो सेंट्रियोल है, अब ये चारों तरफ से एक रे इमिट करेगा ऐसे। इस रे को बोलते हैं एस्टर। ये करता कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये एस्टर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और इसको आप माइटोटिक अपैरेटस बोल सकते हो, माइटोटिक अपैरेटस। अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है जिसको आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन चूँकि वो नहीं है, 2 बार 3 बार मैं आपको बताऊंगा, वो तुरंत आ जाएगी। जैसे ये अभी माइटोटिक अपैरेटस टर्म आपके पास नया है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो हमको पहले से पता है। और ये जो धागे इमिट हो रहे हैं एस्टर, जो धागे इमिट हो रहे हैं उसको एस्टर। तो सपोज कर लो ये सेंट्रोजोम हो गया। अब ये अपने चारों तरफ एक धागा इमिट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी का नाम है एस्टर। और इस पूरे को आप बोल देते हो माइटोटिक अपैरेटस, जस्ट एज सिंपल एज इट। ये जो धागे निकल रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा यूज है। ये जाएगा डायरेक्ट क्रोमोजोम पे अटैच होगा, ये क्रोमोजोम, ये धागे जाएंगे और डायरेक्ट इस क्रोमोजोम पे अटैच हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगले वाले मेटाफेज में। हो गया, इच सेंट्रोजोम रेडिएट और माई कॉल्ड एस्टर, 2 एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक apparatus। और ये इसका क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर। एस्टर्स को आप लिख लो स्पिंडल फाइबर्स। डन। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो। जब आप प्रोफेज जब खत्म हो जाएगा तो अब सेल्स को करना है डिवाइड, तो वो अपने अंदर से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं दिखेगा। मैं बोल रहा था ना यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये टूटने लगेगा, क्योंकि अब सेल को जगह चाहिए भाई। ये जो क्रोमोजोम है ऐसे, ये अब अलग होंगे, ऐसे ऐसे अलग होंगे, तो इनको जगह चाहिए, इसीलिए सेल के सारे जगह को खाली कर दिया जाता है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक बड़ा ऑर्गेनल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बड़ा है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एम्बुलेंस सबको हटा दिया जाता है प्रोफेज में। आई होप आपको प्रोफेज यहाँ तक तो मैंने समझा दिया। क्या होता है, मैं सम अप कर दूँ। प्रोफेज में जो सेंट्रोजोम होते हैं वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, इसका कारण मेटाफेज में देखेंगे अभी 2 मिनट बाद। अपोजिट पोल पे वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो हटने लगता है, जगह खाली करनी है, तो ईआर गोल्जी बॉडी बड़े बड़े ऑर्गेनल न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाते हैं। और एस्टर जो सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाते हैं वो स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, सेंट्रोजोम मूव टुवार्ड्स अपोजिट पोल्स secretes स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स मैं अभी लिखवा देता हूँ, लेटर अटैच ऑन क्रोमोजोम। और ये देखो देखो ऐसा कॉन्सेप्ट समझो, दो दो चीज़ है, दोनों चले गए अपोजिट पोल पे, दोनों में से धागे आए और जो बीच में क्रोमोजोम है उस पर लग गए।
और वो अपने तरफ खींच ली, ऐसा प्रोसेस है। एक बार फिर से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या होने वाला है ना, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। ये हो गया सेल, कलर चेंज करते हैं, ये हो गया सेल। यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा क्रोमोजोम, मैंने क्रोमोजोम को हॉरिजॉन्टली बनाया, अभी तक वर्टिकली बना रहा था। ये चले गए सेंट्रियोल, अपोजिट पोल पे, इनमें से निकला धागा, ये धागा इन पे आके जुड़ेगा। अभी रफ है, रफ डायग्राम। धागा इन पे आके जुड़ा, अब धागा ऊपर से जुड़ा, नीचे से जुड़ा और खींचा। अब ये जब खींचेगा तो क्या होगा, खींचेगा तो क्या होगा, मैं इधर बता रहा हूँ, सॉरी। अब जब खींचेगा तो क्या होगा, ये है, ये है। अब ये खींचेगा तो ये टूट जाएंगे क्रोमोजोम, ऐसे क्रोमोजोम टूट जाएंगे। अब ये धागा जुड़ा हुआ है, तो अब ये धागा और अपने तरफ खींचेगा, और अपने तरफ खींचेगा, और होगा क्या कि क्रोमोजोम यहाँ पे आ गए, क्रोमोजोम, बहुत सारे क्रोमोजोम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया, न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया, यहाँ से सेल डिवाइड कर गया। देखा, ये रफ डायग्राम है। धागा लगा स्पिंडल फाइबर, प्रोफेज में ही होता है, प्रोफेज में ही स्पिंडल फाइबर सेक्रेट होता है। फिर ये देखोगे कि ये धागा जो लग जाएगा उन पर, रस्सी टाइप का, वो क्रोमोजोम को दोनों धागे तोड़ देंगे। एक नीचे से खींचेगा, एक ऊपर से, और दो धागे बनेंगे, और एक अपनी तरफ ले लेगा, एक अपनी तरफ और एक अपनी तरफ, दो सेंट्रियोल है, दोनों आधा आधा अपनी तरफ ले लेंगे, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ये समरी है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी चेक माई चार्ज। ओके, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या बोल रहा है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। पहले में न्यूक्लियर एनवेलप टूट रहा था, जैसे ही पूरा टूटा दूसरा फेज शुरू हो गया। दूसरा फेज कौन सा है, मेटाफेज। पहले टूटा, फिर मेटाफेज शुरू हो गया। फिर हेंस द क्रोमोजोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया तो क्रोमोजोम तो साइटोप्लाज्म में आ गया। अब भाई वॉल रहा ही नहीं न्यूक्लियस का, तो अब सारा चीज़ साइटोप्लाज्म का हो गया। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन नाउ बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। पूछता है कि ऐसा कौन सा कंडेंसेशन यानी क्रोमेटिन से क्रोमोजोम इस फेज में बन गया, क्यों बना, क्योंकि अब इसको तोड़ना है। अब जैसे अब क्रोमोजोम बन गया, अब ये अलग होंगे, क्योंकि सेपरेशन का बात है, अब 50-50 तो करना है। तो 50-50 करने से पहले आप पूरा 100% बन तो जाओ, तो इस फेज में 100% बन जाता है क्रोमोजोम। और चूंकि वो 100% फॉर्म हो जाता है, तो आप माइक्रोस्कोप में आप इसको क्लियरली देख सकते हो। तो पूछता है कि कौन से फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाता है, तो मेटाफेज, सेकेंड नंबर वाला। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। मॉर्फोलॉजी यानी उसका आउटर अपीयरेंस। मेरे को नहीं पता आवाज़ सही आ रहा है कि नहीं, मतलब जितना ज़रूरत है उतना आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ओके, तो इस फेज में जो क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी है, लाइक आउटर अपीयरेंस, कि उसमें कितने क्रोमेटिड है, सेंट्रोमियर कहाँ है, ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि दिख रहा है ना क्लियरली। क्लियरली क्रोमोजोम दिख रहा है माइक्रोस्कोप में। अब जो देख रहा है उसको तो आप स्टडी कर ही सकते हो। तो वही लिखा है, एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज क्लियरली मोस्ट इजिली स्टडीड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने रहते हैं। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं समझाऊंगा। अभी तक मैं जैसे लेके आते, जैसे बहुत लोग होते हैं एनसीईआरटी पढ़ के ही समझ जाते हैं, तो यही मेन मोटो है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, समझ में आ गया, जो नहीं आया वो मैं अलग से लिख के बताऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से। तो जस्ट आप अपना ब्रेन लगाओ और समझने की कोशिश करो। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। क्या लिखा है, जो सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड हेल्ड होती थी। देखो कहाँ गया सेंट्रोमियर, ये देखो यहाँ पे हेल्ड हो रही है, सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से हेल्ड हो रही थी, यही आगे बता रहा है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस पीछे ही मैंने बता दिया आपको, बस जोड़ना है लाइन को। हाँ ये नया है,
स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, मैं बताऊंगा। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। वो जो धागे आते थे जो क्रोमोजोम पे लगेंगे, दो ऊपर से दो नीचे से, तो वो ये यही इसी पे लगेंगे। काइनेटोकोर एक स्ट्रक्चर होता है, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा पूरा, अभी तो मैंने रफ बताया था। To the chromosome that are moved into position, okay, hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator। इक्वेटर पे आ जाते हैं विथ वन क्रोमेटिड ऑफ इच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय ब्ला 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 ब्ला। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा काइनेटोकोर क्या है, हम बायो पढ़ रहे हैं, इक्वेटर जियोग्राफी का टर्म कहाँ से आ गया इसमें। अब मैं ऊपर से बताना शुरू करता हूँ। तो पहला लाइन है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा, बहुत लोग बेचैन हो गए होंगे अब तक। दूसरा ही फेज शुरू हुआ, अभी 2 फेज और बचा है, क्या कर दिए। तो मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग को डिसइंटीग्रेशन एनसीईआरटी बोला, मैं चूंकि समझने वाली भाषा में लिखा हूँ। कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक इन प्रोफेज। प्रोफेज में ही ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। वो जो एनसीईआरटी की लाइन थी ना कि कोई 2 फेज में आप क्लियर कट लाइन नहीं काट सकते, कि कब प्रोफेज खत्म हुआ कब मेटाफेज, इसीलिए कब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा टूटा ही नहीं लेकिन मेटाफेज शुरू हो गया, इसीलिए। यार मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब बन रही है। ओके, पहला लाइन हो गया कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस मेटाफेज, ओके। और फिर आफ्टर disappearance of NM का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, all chromosomes are in साइटोप्लाज्म। अब तो साइटोप्लाज्म में सब आ गए, ओके। दूसरा लाइन भी डन है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, ओके। क्रोमेटिन से क्रोमोजोम अब पूरी तरह बन चुका है, ओके। और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीटेड, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीटेड, क्रोमो कंडेंसेशन हो गया तो क्या होगा कि क्रोमोजोम अब इजीली विजिबल होगा। क्रोमोजोम इज इजीली थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, क्रोमोजोम इजीली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। तो बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। अच्छा, यही बेस्ट फेज क्यों है। सपोज करो अभी अभी आपको स्टडी करना है और यहाँ से आप सेल पिक किए और अभी माइक्रोस्कोप में देखे, तो आप क्या स्टडी नहीं कर पाओगे। तो कुछ हद तक ही कर पाओगे, क्योंकि अभी सेल तो डिवाइड कर नहीं रहा है हाथ का, अभी ज़रूरत ही नहीं। तो वो अभी कंडेंस फॉर्म में होगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। तो क्रोमेटिन यानी ऐसे गुच्छा 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 दिखेगा, तब आप कैसे स्टडी कर पाओगे। जब सेल डिवाइड करेगा तो वो क्रोमोजोम फॉर्म करेगा, तभी आप बेस्ट स्टडी कर पाओगे। इसलिए डिवीजन के वक्त ही सही रहता है पढ़ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज, अच्छा मेटाफेज कहाँ गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजली स्टडीड, डन है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर। अच्छा, मैंने आपको ये जो हो, मैं काइनेटोकोर बता रहा हूँ क्या है। ओहो, अब ये जो हो गया, ये तो 2 है सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड है।
ये जो बीच में है ये क्या है, सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर पे ही ये साइड 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 लेफ्ट और राइट, ये है काइनेटोकोर। और ये डिस्क शेप है। डिस्क शेप क्यों है आपको पता चल रहा होगा। अब सेंट्रोमियर तो ऐसे गोला सा है, अब इसके तरफ एक तरफ डिस्क ऐसे डिस्क शेप और दूसरी तरफ भी ऐसे डिस्क शेप, तो एक सेंट्रोमियर ऐसे बीच में और इधर डिस्क और ये डिस्क ही पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। लाइक ये डिस्क है, स्पिंडल फाइबर आया अटैच होगा, लाइक ऐसे ऐसे ऊपर से स्पिंडल फाइबर आके इस पे अटैच होंगे, फिर ये डिस्क है नीचे से स्पिंडल फाइबर आके इस पे अटैच होंगे। डन है। आगे देखते हैं कैसे कैसे। लाइक सपोज करो ये अभी हम सेल में हैं और हो क्या रहा है कि ऐसे क्रोमोजोम है कुछ, और जब स्पिंडल फाइबर आएंगे तो ये जो डिस्क है इस पे ही आके स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे जुड़ेंगे। आई होप आपको बेस्ट समझ में आ गया होगा भाई। ये जो डिस्क है, मेरे को कलर कौन सा कलर लें, ग्रीन। ये जो डिस्क है ये काइनेटोकोर इसको बोलते हैं, काइनेटोकोर। और ये धागा क्या है, स्पिंडल फाइबर। अब आपको बेस्ट समझ में होगा, मेरे को तो लग रहा है आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। काइनेटोकोर जस्ट एक स्ट्रक्चर है भाई। दिस स्ट्रक्चर स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर और कॉल्ड काइनेटोकोर बता दिया। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर आके इसी पे जुड़ता है, बता दिया। थोड़ा सा दूरी कर देता हूँ। ओके, that are moved into position at the center of the cell. Okay, hence the metaphase, all chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber. ये क्या बोल रहा है कि सपोज करो जैसे ये था सेल है, इसमें क्रोमोजोम ऐसे पड़े हुए हैं, क्रोमोजोम ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। ये प्रोफेज की बात है, जब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया इसमें, तब होगा क्या कि जैसे ही मेटाफेज आएगा, अब ये एक लाइन, ये जैसे अर्थ होता है, सपोज कर लो ये अर्थ है, अर्थ की ये जो सेंटर से पास होती है लाइन, उसको इक्वेटर बोलते हैं, ऊपर पोल बोलते हैं। अभी तक सेंट्रियोल पोल पे है ये टर्म यूज किया जा रहा था, अब इक्वेटर पे है ये टर्म यूज किया गया जा रहा है। वो आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, हालांकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी है पूरा। तो ये इक्वेटर है, ये पोल है, तो इक्वेटर यानी सेंटर, तो सारे क्रोमोजोम इस सेंटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। अलाइन हो गए। अब यहाँ पे सेंट्रियोल है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर गए काइनेटोकोर पे जुड़े, यही अरेंजमेंट होता है। ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोजोम है। आओ अब देखते हैं एनसीईआरटी। Hence metaphase is characterized by all okay, ये देखो, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज रिफर टू एज मेटाफेज प्लेट, द की फीचर। ओके, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसको बोला जाता है मेटाफेजिक प्लेट। वही इक्वेटर वाली लाइन जहाँ पे एक लाइन पे आ गया, तो मेटाफेज में क्रोमोजोम मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होंगे। मेटाफेजिक प्लेट यानी वो प्लेट जो इक्वेटर के पास है। एज सिंपल एज इट, बहुत आसान है ये। आप पढ़ोगे, आप जब इसको रीड करोगे ना, तो व्हेन यू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन, जस्ट सारे डायग्राम दिमाग में क्लियर होते जाएंगे भाई। खत्म भाई, मेटाफेज खत्म है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम, मैंने बता दिया। क्रोमोजोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोन विद मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। वही बोला है, क्रोमोजोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे क्रोमोजोम मूव किए। मेटाफेजिक प्लेट यानी इक्वेटर पे एक लाइन से अलाइन हुए थ्रू स्पिंडल फाइबर ने हेल्प किया। लाइक
लाइक जब यहाँ पे डिसअरेंज थे, लाइक जब पहले यहाँ पे सपोज कर लो है तो पहले ही ये अपने से तो नहीं अलाइन हो जाएंगे, कोई हेल्प तो करेगा। देखो अभी सनलाइट बहुत तेज आ रही है मेरे चेहरे पे इधर से। ये स्पिंडल फाइबर गया, तीनों को एक लाइन पे ला दिया, डन है। तो मेटाफेज ख़त्म। मेटाफेज में बस इतना ही था और कुछ नहीं। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट जाता है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर सिक्रीट करते हैं और वो जो क्रोमोजोम होता है उसको एक मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर यानी सेंटर एकदम डायमीटर वाली, वहाँ पे वो आ जाता है सारे क्रोमोजोम। दो ही चीज़। और इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम बढ़िया तरीके से अगर आपको क्रोमोजोम की पढ़ाई करनी है तो इससे बढ़िया कोई फेज नहीं है स्टडी करने के लिए। डन है। अब हम चलते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज बहुत छोटा है, टीलोफेज तो उससे भी छोटा है, क्योंकि एक लाइन पे आ गए, अब बस तोड़ना है। इसमें टूटेगा, एनाफेज में टूटेगा। क्या टूटेगा? क्रोमोजोम। वेट अ मिनट। एट द ऑनसेट, ऑनसेट यानी बिगनिंग, एनाफेज के ऑनसेट है। ऑनसेट यानी बिगनिंग, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। कई लोगों को तो एनसीईआरटी इंग्लिश की वजह से नहीं समझ में आती। ऑनसेट यानी बिगनिंग, लिख लो भाई, क्योंकि मैं तो नोट्स बनवा नहीं रहा, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत लोग समझने पे बस फोकस किए होंगे, तो लिख लो अगर जिनको नहीं आता। एनाफेज की शुरुआत से ईच क्रोमोजोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। ओके, जो वो सब ये था, ऐसे अरेंज थे, अरेंज थे ऐसे, इधर 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 इधर। अब ये टूटेंगे साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली तुरंत। एंड द टू डॉटर क्रोमेटिड, अब टूट गए तो डॉटर क्रोमेटिड क्या बोल रहा है? सपोज करो ये ऐसा क्रोमोजोम है, क्या भाई याद बनाया भाई, ऐसा क्रोमोजोम है और ये इसका क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। अब ये टूटेंगे, टूटेंगे तो क्या होगा? ये एक, ये एक, तो यहाँ पे हो गया टू डॉटर क्रोमेटिड। टू डॉटर क्रोमेटिड फॉर्म्ड, डन है। Now refer to a daughter chromosome of the future daughter nuclei begin their migration toward the two opposite pole. Okay, मैं बताऊंगा। As each chromosome move away from the equatorial plate, यानी सेंटर से जैसे ही अवे जाएंगे, यानी एक अपने सेंट्रियोल की तरफ, एक दूसरे सेंट्रियोल की तरफ, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, पोल की तरफ जाएंगे सेंट्रोमियर, एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड। किसी को नहीं समझ में आएगा। थस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। बेसिकली होता क्या है मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। होता क्या है, ये हो गया तुम्हारा सेल, मेरे को बड़ा बनाना है भाई, ऐसे ना आएगा समझ में। पहले मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन थे, अब ये टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? ये टूट गए। देखा, अब आपको क्लियर कट इमेजिन हो रहा होगा कि पहले पहले क्या था, पहले इस लाइन पे अरेंज थे, बीच वाले लाइन पे, अब टूटे और टूटे और दोनों पोल अपने तरफ खींच रहा है, ये वाला पोल अपने तरफ खींच रहा है और ये वाला पोल अपने तरफ खींच रहा है, तो शेप ऐसा वी शेप हो गया सबका, वी शेप हो रहा है क्योंकि बीच में से कोई पकड़ के खींच रहा है, तो दोनों फेस आगे हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यही दिख रहा है। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, ये क्रोमेटिड क्रोमेटिड अब अपने अपोजिट पोल पे जाने लगे, यही मैं बताया था। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर था तो सेंट्रोमियर टूट गया, एक सेंट्रोमियर था ऐसे, तो अब टूट गए ना सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टूटा, अब ये एक क्रोमेटिड या इसको क्रोमोजोम भी बोल सकते हो, अब दो क्रोमोजोम बन गए,
ये हो गया क्रोमोजोम और एक हो गया क्रोमोजोम, ये भी क्रोमोजोम ही है। अंतर क्या है कि इसमें 2 क्रोमेटिड हैं और इसमें क्या है, एक क्रोमेटिड है। बस सिंपल, एक क्रोमेटिड वाला है, यही लिखा है। अब पढ़ो एनसीईआरटी। एज ईच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ये रहा इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट से ये अवे जाने लगे हैं, डन है ये वाली लाइन। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये पोल की तरफ है, देखो डायरेक्टेड टुवर्ड पोल, पोल की तरफ जा रहे हैं, डन है। एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोजोम, आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ये आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ये ट्रेलिंग बिहाइंड बोल रहा है कि ट्रेलिंग बिहाइंड यानी पीछे पीछे जा रहा है। एक जो सेंट्रोमियर है वो बीच से पकड़ के जा रहा है और उसके 2 आर्म उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये बोलेगा डायरेक्ट आर्म ऑफ द इन विच फेज द सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड पोल एंड आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट, ये डायरेक्ट बोलेगा और 4 ऑप्शन होते हैं, चारों फेज के नाम दे देगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और आपको एनाफेज टिक करना होगा। आर्म ऑफ द क्रोमोजोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट। कई लोग मेरे को जज कर रहे होंगे, ये ऐसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ा रहा है। भाई मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है ही नहीं, मैं बस एनसीईआरटी रीडिंग करवा रहा हूँ आपको, और मैं समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो नए लोग हैं, लाइक जो 10th से 11th में आए होंगे, उनको ये समझ में आ जाए और उनको किसी और की ज़रूरत जब पड़े तो और अच्छे से समझ में आए। एक एक लाइन का जब आप मतलब समझ जाओगे तो नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। कई लोग नोट्स बनाने का मन नहीं करता, कई लोग 2x पे लगा के देख रहे होंगे, मेरे को लग रहा है 2 समझते जा रहे होंगे, कहीं नहीं आ रहा होगा तो स्लो कर ले रहे होंगे। मैं भी तो कभी स्टूडेंट था भाई अभी भी हूँ। थस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर टूट गए, क्रोमेटिड अलग अलग हो गए, ये हो गए क्रोमेटिड अलग अलग, पहले ये एक में थे अब ये अलग अलग हो गए। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमेटिड ये अपोजिट पोल पे जा रहे हैं। अब देखेंगे टीलोफेज, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, नहीं टीलोफेज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर एम्फेज। फिर मैं चार्ज अगर मेरे पास होगा तो मैं साइटोकाइनेसिस बता दूंगा, साइटोकाइनेसिस बता दूँ। टेलोफेज एट द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज, एट द फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, यानी न्यूक्लियस डिवीजन का फाइनल स्टेज है। टीलोफेज क्रोमोजोम डेट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, अब वो जा रहे थे तो एक समय बाद पहुंच जाएंगे, जैसे ही पहुंच जाएंगे पोल पे तो उसके बाद के फेज को आप टीलोफेज बोल दोगे। मैंने बोला ना कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, मेटाफेजिक प्लेट पे है तो मेटाफेज, वो सेंट्रोमियर अलग हो गए, जैसे ही अलग हो गए एनाफेज, फिर वो जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे टीलोफेज। The chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality, ये मैं बताऊंगा। The individual chromosome can no longer be seen, जहाँ से गाड़ी चली थी वहीं पे आके रुक गई। पहले क्रोमेटिन था अनटेंगल्ड फॉर्म, डिवीजन के लिए क्रोमोजोम बना टेंगल्ड फॉर्म, ताकि आप पढ़ सको मॉर्फोलॉजी, अभी आप पढ़ सकते हो। अब क्रोमोजोम बन गया, अब डिवाइड हो गया, अब वो वापस से अपने उसी रूप में जाएगा, डिकंडेंस होगा वापस वो क्रोमेटिन बनेगा, क्योंकि अब उसको डिवाइड नहीं करना है, वो तो डिवाइड कर लिया। तो वही लिखा है डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअल अब वो वापस धागे बन जाएंगे। इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, अब वो दिखेंगे नहीं। ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ 2 अपोजिट पोल, ओके क्रोमेटिन मटेरियल आ जाएगा क्योंकि क्रोमोजोम से। इस स्टेज में क्रोमोजोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, जैसे आइडेंटिटी गेन हुई थी डिवीजन होने के बाद वैसी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्ली, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप टूटा था अब डिवाइड होकर वापस न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगा। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER रिफॉर्म, न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER प्रोफेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ गायब हुए थे, प्रोफेज ही था ना भाई, ये देखो
Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi, endoplasmic nucleus, nuclear envelope. पहले फेज में इनको हटाया गया कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, पहले डिवीजन होगा, पहले मेन जेनेटिक मटेरियल को बांटना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग तो बाद में भी आ जाओगे तो हटाओ। प्रोफेज में हटाया गया, मेटाफेज में एक लाइन पे लाया गया, एनाफेज में तोड़ दिया गया, टीलोफेज में वापस तोड़ने के बाद जोड़ दिया गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एट द बस आपको रिवाइज करना है बार बार यानी कर लेना। एट द बिगनिंग टीलोफेज में क्या हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ पहले। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, क्रोमोजोम क्रोमैटिन में चला गया। अब आप पढ़ाई नहीं कर सकते इसकी, मेटाफेज ही एक फेज था जिसमें आप पढ़ाई कर सकते थे, और इसको और बोल सकते हो क्रोमोजोम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, असर्शन रीजन में ये सवाल आ सकता है। क्रोमैटिन में चला गया तो वो दिखेगा नहीं, क्रोमैटिन यानी जिनको ऐसे क्रोमोजोम था अब वो वापस ऐसे धागे में चला गया। अब ऐसे था तो अब देख ले रहे थे कि एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड है, अब इसमें आप क्रोमैटिड खोज के दिखाओ, इसमें आप सेंट्रोमियर खोज के दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। तो क्रोमोजोम नो लॉन्गर सीन, आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोजोम लॉस्ट। अब वो फिर गेन कब होगा, जब साइकिल फिर से रिपीट होगी। ओके, क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट अपोजिट पुष्पिंड एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो गया क्रोमोजोम। ओके, न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER रिफॉर्म, ये भी लिख लो। ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ऑल में लिख लो, यही सब तो बड़े बड़े हैं। रिफॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ER। भाई इतने डिटेल में मेरे को नहीं लग रहा है यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा, क्या पता पढ़ाया भी होगा पर मैंने तो नहीं देखा। हो सके कोई हो, बताना ज़रूर अगर कोई है तो, मैं सबके वीडियो देखता हूँ। अब हो गया, अब फाइनल रिजल्ट हुआ क्या, मैं आपको एक फाइनल डायग्राम बता देता हूँ। ये ऐसे था, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूँकि आ गई, ये आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन वापस बन गया, क्रोमैटिन ऐसे बन गया, हो गया, न्यूक्लियस दो हो गया, सेल अभी भी एक ही है। न्यूक्लियस डिवाइड, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो बहुत ही ईजी, अब सेल यहाँ से सिंपली फरो बना के टूट जाएगा, देखेंगे। माइटोसिस encompasses not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei but the cell itself is divided into two daughter cell by the separation of cytoplasm called cytokinesis। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, न्यूक्लियस के लिए ही अभी हमने इतने 1 घंटे से देखा। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, डन है। एनिमल सेल में दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैं बताऊंगा। एनिमल में फरो और प्लांट में सेल प्लेट की मदद से, दो डायग्राम आपको इस पैराग्राफ को समझने के लिए चाहिए। द फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। कुछ नहीं है भाई, फरो ऐसे ऐसे सपोज करो सेल है,
दो दो न्यूक्लियस है। अब होगा क्या, फरो बनेगा। ये हो गया। ये जो गड्ढा बन रहा है ना, इसी को फरो बोल रहा है। नथिंग, फरो वही गड्ढा टाइप का। फिर अब और एक समय आएगा जब और डीप बनेगा गड्ढा, ऐसे फरो और डीप होते जाएगा। जैसे डीप होते जाएगा वो और साइटोप्लाज्म और अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। फरो डिपेंड्स, ऐसा एनिमल सेल में होता है भाई। डन है। फरो ग्रेजुअली डीपेन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, और जैसे ये सेंटर पे आके मिल जाएगा तो दो सेल अलग हो गए। इंक्लोज बाई अ रिलेटिवली इन प्लांट सेल, अच्छा प्लांट की बात आ रही है। कहाँ गया प्लांट, हाँ। प्लांट सेल हाउएवर आर इंक्लोज बाई अ रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल वॉल। प्लांट देखो, एनिमल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनिमल में सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी पता है, फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी चीज़ आर पार हो सकती है। सेल वॉल रिजिड होता है, प्रोटेक्शन के काम आता है, टफ होता है। प्लांट सेल एक जगह खड़ा होता है, कोई भी आता है मार के चला जाता है। एनिमल सेल कोई भी आएगा मारेगा तो एनिमल सेल भाग जाएगा। लाइक एनिमल में मोटिलिटी होती है, इसीलिए सेल वॉल नहीं होता। एक बेसिक ये है, प्लांट को प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए उनमें सेल वॉल होता है। ये मैं एक्चुअली ये बात यहाँ पे नहीं बतानी चाहिए थी। देयर फॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाई ए डिफरेंट मैकेनिज्म। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल को जैसे अंदर का साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हो गया, अब सेल वॉल रिजिड है, उसको तोड़ना है भाई। तोड़ना है मतलब डीप करना है, डिपेंड करना है, तो उसका अलग प्रोसेस है। प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर से अंदर जा रहे हो डिवीजन के वक्त, बाहर से अंदर जा रहे हो, फिर एक बार सेंटर पे मिल जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पहले सेल, पहले देखो सेल, कलर चेंज, पहले यहाँ पे फ्लैट है सेल, फिर सेल बाहर से अंदर डिवाइड कर, और अंदर गया और अंदर गया, मतलब आउटर टू इनर। पर प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में इनर टू आउटर होता है। एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। मैं डायग्राम बताऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। सिंपल प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कर्ड होता है, दूध होता है, दूध में आप थोड़ी सी दही डालते हो तो वो प्रिकर्सर का काम करता है। लाइक थोड़ी सी दही डालने से वो पूरा दूध सुबह तक दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो थोड़ा सा आपने पार्ट डाला वो एक सिंपल प्रिकर्सर का काम किया, ऐसे समझो। called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelle like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result of which multinucleate condition arise, leading to the formation of syncytium liquid endosperm in coconut. प्लांट सेल वाला मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली सपोज करो ये प्लांट सेल है भाई, प्लांट सेल तो रिजिड होते हैं। सपोज करो ये अंदर अंदर प्लांट सेल है, ग्रीन वाला बता रहा हूँ वो सेल मेम्ब्रेन है, रेड वाला जो है वो सेल वॉल था। ये प्लांट सेल हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, इसमें मिडिल लैमेला भी होता है, तो होगा क्या, बेसिकली दो को देखें तो सेल ऐसे है, ये अंदर से डिवाइड होना शुरू करेगा, अंदर से डिवाइड होगा लाइक ऐसे है। तो यार डायग्राम कलर ही बेकार है भाई ऐसे ये थोड़ा सा बना, ये रहा सेंटर पॉइंट, सेंटर से जाएगा आउट। अगला नेक्स्ट डायग्राम में ये आ रहा है, और इसका एक अलग अंदर से, इसका एक अलग अंदर ये रहेगा, अंदर जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो रहेगा। डायग्राम बहुत ही गंदा बन रहा है क्योंकि अब मेरा ख़त्म हो रहा है एनर्जी। ये बन गया, ये दो सेल अलग हो गए, ये अंदर का अंदर का। समझाने का मतलब क्या, पहले छोटा सा फरो था, एक छोटा सा पार्ट था, फिर ये गैप बड़ा हुआ, फिर एक ऐसा गैप आ गया कि वो दोनों टूट गए।
हो गया प्लांट सेल डिवाइड। और क्या लिखा था इसमें, और ये तो पढ़ा गया। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की तरफ ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड 2 डॉटर सेल में सेपरेट हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में यहाँ से या थोड़ा देखना है कोकोनट के बारे में। बेसिकली कोकोनट में क्या होता है कि जो कोकोनट का जो वो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग पीते हैं, तो वो सिंक्सियम होता है। लाइक सेल डिवीजन, लाइक कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। लाइक न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करते जा, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं कर रहा है। तो होगा क्या ना कि एक सेल में होगा क्या कि एक सेल में सपोज करो ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, फिर ये 2 में डिवाइड कर गया, ऐसे 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 बस, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम बोलेंगे सिंक्सियम। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट का वाटर। कोकोनट के वाटर में केवल न्यूक्लियस ही होता है, वो न्यूक्लियस ही है भाई, उसका साइटोप्लाज्म है ही नहीं। वो जो पानी है वो पानी नहीं, वो न्यूक्लियस है, ऐसे आप समझो। कोकोनट वाटर, उसी को लिक्विड एंडोस्पर्म बोला है एनसीईआरटी। देखो इधर, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। लिक्विड पार्ट जो हम लोग पीते हो वो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, लेकिन वो जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो नहीं फॉर्म हो पाया, जिससे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ रहा है, जो जिससे सिंक्सियम बना। और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस खत्म होती है, और बचा है बस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। अगले वीडियो में हम लोग मियोसिस देखेंगे। माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। सेल अगर रप्चर कर गया, सेल डैमेज हो गया, तो सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस से। ग्रोथ में मदद करेगा, सेल डिवाइड करेगा तभी तो ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। एक सेल से आप मिलियंस ऑफ सेल बन गया तो माइटोसिस तो हुआ। तो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, कलर नहीं चेंज होगा क्या इसका, ओहो। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। हाँ, माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है। जैसे माइटोसिस क्यों होता है ना, एक सेल को दूसरा सेल बनाना एज इट इज, अब किसी सेल को कॉपी करना है वो हो जाएगा। पर माइटोसिस यहाँ पे लिखा है, देखो 2 लाइन लिखा है, आप समझ नहीं पाओगे। यूजुअली भी लिखा है और ओनली भी लिखा है कि डिप्लॉयड सेल में ही अक्सर होता है केवल, अक्सर भी आ गया केवल भी आ गया, यूजुअली एंड ओनली खेला है यहाँ पे। हाउएवर, लेकिन इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। पहला लाइन तो स्कैम है, माइटोसिस हर सेल में होता है। अगर कोई एक स्पर्म का सेल है उसको भी बहुत सारा सेल बनाना है तो डिवाइड कर सकता है, हालांकि वो करता नहीं है। लेकिन अगर कोई हैप्लॉइड सेल, अगर उसको और सारे हैप्लॉइड बनाना तो कर लेगा डिवाइड। माइटोसिस से जैसे आप हो वैसे ही आपके बगल में एक भाई खड़ा हो जाएगा, ऐसे आप समझो। तो जिसको ज़रूरत है वो कर लेगा। लोअर प्लांट्स, पीला ही सही था। लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल ऑल्सो डिवाइड। ओके, वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिवीजन। ओके, ये बोला है कि क्या आप कुछ एग्जाम्पल पढ़े जहाँ पे आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट के बारे में पढ़ा है। इसको आप लोग जेनेटिक वाले में थोड़ा पढ़ोगे, क्योंकि N2N ये सब जेनेटिक का खेला है, 12th क्लास। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। मैंने बोला ना आपकी तरह आपका एक भाई खड़ा हो जाएगा, जो जीन आप में वही उसमें भी होगा, तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट सेम रहेगा। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। हम मल्टी सेलुलर हैं, हमारा ग्रोथ किस तरह हुआ है, माइटोसिस। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहला सबसे शुरू में बताया था कि क्यों सेल डिवाइड करता है। सेल न्यूक्लियस छोटा सा, सेल इतना बड़ा हो गया, तो इसका कंट्रोल आउटर पार्ट पे तो नहीं रहा। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हो गया ना। सपोज करो कि ये एक न्यूक्लियस और ये है। सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियस की यूनिट 1 है, साइटोप्लाज्म की भी यूनिट 1 है। लेट सपोर्ट यहाँ पे यूनिट का कोई खेला नहीं है, 1 है और साइटोप्लाज्म भी 1 है, तो 1 को कंट्रोल कर ले रहा है। अभी भी न्यूक्लियस 1 ही है पर साइटोप्लाज्म 2 हो गया, तो रेशियो आप लोगे तो गड़बड़ हुआ ना भाई।
अगर अमाउंट डबल हुआ, अमाउंट देखो इतना छोटा है तो कंट्रोल हो जाता, बड़ा हो गया तो अमाउंट डबल हो गया। सेल ग्रोथ होता है, जिससे सेल ग्रोथ होता है जिससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है कंट्रोल का वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है सेल को कि वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करे, ये वाले रेशियो को रीस्टोर करे वापस। इससे एक बार लिखा था कि सेल डिवीजन अकर नहीं, सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या ये सही है? तो मैंने उसको रॉन्ग मार दिया था। मैंने सोचा था यार कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो वो क्यों ही होगा, अब कोई चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो वो क्यों होगा? नहीं, ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए सेल डिवीजन कराओ, वापस उसको रिस्टोर करो, वापस न्यूक्लियस का पूरा कंट्रोल उस पर हो जाए। A very significant contribution of mitosis is cell repair. Cell repair तो of course cell of the upper layer of epidermis upper layer epidermis याद करो। cell of the lining of the gut यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स कभी डैमेज हो जाती हैं, ब्लड सेल भी डैमेज हो जाते हैं, उनको बदला जाता है माइटोसिस से। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने बताया था प्लांट सेल में। द एपिकल नहीं बताया, एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। एनाटोमी में पढ़ोगे एपिकल और प्लांट के बारे में, तो एनाटोमी में ही पढ़ोगे, वहाँ पे आएगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज करो एक फ्लावर है, ग्रीन से बनाना चाहिए था, मैंने रेड से बना दिया। फ्लावर है तो फ्लावर एपिकल पार्ट यानी ये एपेक्स था ना, एपेक्स ऑफ माउंटेन की चोटी, तो एपिकल है। एपिकल मानी चोटी, ऊपर वाला पार्ट, तो ये हो गया एपिकल पार्ट। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं पूरे लाइफ तक। और लेटरल कैम्बियम डिलीट हो चुका है आई थिंक, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेटरल कैम्बियम ये साइड होते हैं, जैसे प्लांट की टहनी होती है वो पहले पतली होती है, फिर एक बड़े प्लांट के देखो इतना मोटा उसका विड्थ, तो उसमें कैम्बियम रहता है। तो वो तो एनसीईआरटी ये कहना चाह रही कि एक पतली सी टहनी थी फिर वो इतनी मोटी टहनी होगी, तो इतने ये एक लेयर ऑफ सेल से इतने मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आ गए, तो माइटोसिस ही हुआ होगा। आप माइटोसिस के रेस्पेक्ट से इसको समझो, ये मत समझो लेटरल कैम्बियम क्या है, ये क्या, पतली सी टहनी थी वो मोटी हो गई तो सेल डिवाइड किया होगा। और चूंकि बात रहा कॉन्सेप्ट की, वो आप एनाटॉमी में पढ़ोगे। तो बस अब मिलते हैं हम लोग मियोसिस में। अगर अच्छा लगा होगा तो कर देना जो भी करना होता है, तब तक के लिए थैंक यू।